जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स को मिलने जा रहे हैं अब 60 नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और साथ ही दोस्तों डीआरडीओ को मिला है कॉम्बैट ड्रोन बनाने की मंजूरी। दरअसल आज डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने भारतीय वायुसेना के लिए 60 यानी कि 60 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने की मंजूरी दे दी है और ये विमान हमारे पुराने AN-32 और IL-76 की जगह लेंगे, जो कि काफी पुराने हो चुके हैं। इन 60 विमानों में से दोस्तों 12 फ्लाईवे कंडीशन में भारत आएंगे और बाकी के 48 भारत में बनाए जाएंगे, यानी कि बाय एंड मेक योजना के तहत इन्हें बनाया जाएगा। इस रेस में दो बड़े नाम हैं, एक है एमरेट का C390 मिलेनियम और दूसरा है लॉकहीड मार्टिन का C130J सुपर हरकुलिस। इन एयरक्राफ्ट की क्षमता करीबन 25 टन या उससे ज्यादा भार उठाने की है और ये ऊंचाई वाले इलाकों में भी सैनिकों तक जरूरी सामान पहुंचाने में बेहद महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा डीआरडीओ को स्वदेशी अनमैन कॉम्बैट ड्रोन डेवलप करने की मंजूरी मिल गई है। फिलहाल भारत अमेरिका से MQ-9 रीपर ड्रोन खरीद रहा है, लेकिन भविष्य में अपना स्वदेशी कॉम्बैट ड्रोन भी भारत तैयार करेगा। यानी कि दोस्तों, एक तरफ भारतीय वायुसेना अपनी एयरलिफ्ट की ताकत बढ़ा रही है तो दूसरी तरफ भारत भविष्य के ड्रोन वॉरफेयर के लिए खुद को तैयार कर रहा है, यानी कि आसमान में भी ताकत बढ़ेगी और आत्मनिर्भरता में भी। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा भारतीय सेना अपनी ताकत और तैयारियों को मजबूत करने जा रही है। भारतीय सेना जल्द ही 300 धनुष हविल्दर तोपों की खरीद का ऑर्डर देने वाली है। इन 300 तोपों से सेना में 15 नई आर्टिलरी रेजिमेंट्स बनाई जाएंगी। बता दें कि ये धनुष तोपों का दूसरा बड़ा ऑर्डर होगा। इससे पहले सेना ने 114 धनुष तोपों का ऑर्डर दिया था, जिनमें से लगभग 4 रेजिमेंट पहले से सेना में शामिल हो चुकी है और 2 रेजिमेंट्स जल्द शामिल होने वाली है। दोस्तों, आज के दौर में आधुनिक युद्ध में आर्टिलरी यानी कि तोपखाना काफी बड़ी भूमिका निभाता है। 300 नई धनुष तोपों की खरीद से भारतीय सेना की मारक क्षमता और स्ट्रेटेजिक ताकत दोनों बढ़ेंगी। रक्षा मंत्रालय की हाई लेवल कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। धनुष एक 155 mm 45 कैलिबर वाली स्वदेशी हविल्दर तोप है। इसे भारतीय सरकारी कंपनी ने तैयार किया है और इस तोप ने 2018 में पोखरण में सफल परीक्षण भी पूरे किए थे। दोस्तों, भारत का 13 टन वाला स्टेल्थ यूकैफ, जिसे कि डीआरडीओ का घातक कहा जाता है, वो अब अपने फाइनल स्टेज में है। बताया जा रहा है कि इसे पावर देगा कावेरी डेरिवेटिव इंजन, जिसका फाइनल सर्टिफिकेशन इस साल के अंत में होने की उम्मीद है। घातक दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ये डीप स्ट्राइक मिशन के लिए डिजाइन किया जा रहा है, बिल्कुल फाइटर जेट की तरह, लेकिन बिना पायलट के। और इसकी कई टेक्नोलॉजी पहले ही छोटे डेमोन्स्ट्रेटर स्विफ्ट पर टेस्ट हो चुकी है, लेकिन अब खबर यह है कि डीआरडीओ की टीम इससे भी बड़े यूकैफ पर काम कर रही है, जो 22 से 24 टन क्लास का होगा और भविष्य में एम का फाइटर जेट के साथ लॉयल विंगमैन की तरह उड़ सकेगा। बड़ा यूकैफ मतलब दोस्तों ज्यादा पेलोड ले जा सकता है, ज्यादा रेंज होगी और AI बेस्ड ऑटोमेटेड मिशन क्षमता के साथ ही आएगा। यानी कि घातक सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, बल्कि भारत का स्टेल्थ और AI बेस्ड एयर वॉरफेयर की शुरुआत है। पहले 13 टन का प्लेटफॉर्म, फिर 24 टन का हाई एंड यूकैफ। और अगर ये रोड मैप सफल होता है तो भारत भविष्य के ऐसे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बना सकता है जो फाइटर जेट्स के बराबर ताकत रखते हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने 5083 करोड़ रुपए के 2 बड़े डिफेंस सौदों को साइन किया। एक है हेलीकॉप्टर के लिए और दूसरा है मिसाइल सिस्टम के लिए। पहला कॉन्ट्रैक्ट 6 HAL एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 हेलीकॉप्टर के लिए है, जिनकी कीमत 2901 करोड़ रुपए बताई गई है। ये हेलीकॉप्टर HAL के द्वारा बनाए जाएंगे और इन्हें इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया जाएगा। ये ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर समुद्र में निगरानी, रेस्क्यू ऑपरेशन, मछुआरों की सुरक्षा और ऑफशोर इंस्टॉलेशन की रक्षा जैसे कई मिशनों में काम आएंगे। इस प्रोजेक्ट में दोस्तों 200 से ज्यादा MSMEs जुड़ेंगी और साथ ही साथ इसमें रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। दूसरा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है 2182 करोड़ रुपए का, जो भारतीय नौसेना के लिए शिथिल वर्टिकल लॉन्च मिसाइल सिस्टम के लिए। ये डील रशियन कंपनी रोसवोनन एक्सपोर्ट के साथ हुई है। बता दें कि यह मिसाइल सिस्टम नौसेना के जंगी युद्धपोतों को दुश्मनों के एयर अटैक से बचाने के लिए लेयर्ड एयर डिफेंस को और मजबूत करेगा। यानी कि एक तरफ भारत स्वदेशी हेलीकॉप्टर बनाकर अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ रशिया के साथ डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करते हुए नौसेना की एयर डिफेंस क्षमता को भी बढ़ा रहा है। मतलब साफ है कि मेक इन इंडिया भी यहां पर जारी है और राष्ट्रीय सुरक्षा भी पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है। दोस्तों, बेंगलुरु की कंपनी क्वांटम AI ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपने नए कॉन्सेप्ट RLJ 600 को पेश किया है। कंपनी ने कहा कि ये एक एक्टिव स्टेल्थ डीप स्ट्राइक सुपीरियरिटी फाइटर यूकैफ है और इसकी लंबाई 22 मीटर है, विंग स्पैन 14.8 मीटर होगा, स्पीड मैक 2.6 और 4800 किलोमीटर तक का इसका कॉम्बैट रेडियस होगा। खास बात यह है कि दोस्तों इसकी एक्टिव स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मतलब सिर्फ रडार से बचने वाली कोटिंग नहीं होगी इसमें, बल्कि रियल टाइम में दुश्मन के रडार सिग्नल को काउंटर करने की भी क्षमता होगी। RLJ 600 को अकेला नहीं बल्कि स्वाम मोड में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब कई यूकैफ मिलकर एक साथ हमला करेंगे और दुश्मनों के एयर डिफेंस को ओवरलोड कर देंगे और ये एयर टू एयर, ग्राउंड स्ट्राइक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रियल टाइम इंटेलिजेंस जैसे मल्टी रोल मिशंस भी कर सकते हैं। जहां एक तरफ भारत अपने घातक प्रोग्राम पर काम कर रहा है, तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर का RLJ 600
एक बड़ी एंट्री माना जा रहा है। मतलब अगर RLJ 600 जैसा कॉन्सेप्ट हकीकत बनता है तो ये भारत की एयर वॉरफेयर स्ट्रेटेजी को पूरी तरह बदल सकता है। मतलब पायलट की जान जोखिम में डाले बिना लंबी दूरी से स्टेल्थ और सॉर्म के साथ हम हमला कर सकते हैं। वहीं दोस्तों HAL के नए HLFT-42 ट्रेनर का इंजन अब तय हो गया और अब इसी के साथ खत्म हो गया है कावेरी इंजन वाली बहस। बताया जा रहा है कि HAL का ये जो नया सुपरसोनिक ट्रेनर HLFT-42 है वो अब 100 से 120 किलोन्यूटन क्लास के पावरफुल टर्बोफैन इंजन के साथ आएगा। हाल ही में जो RFI जारी की गई थी उस पर 95 से 100 किलोन्यूटन थ्रस्ट की मांग की गई है, जिससे साफ हो गया है कि जिससे ये बात अब क्लियर हो गई है कि इस एयरक्राफ्ट को स्वदेशी कावेरी इंजन से नहीं ऑपरेट किया जाएगा। मतलब साफ है कि HLFT-42 को दोस्तों उसी इंजन फैमिली के आसपास डिजाइन किया जा रहा है जो कि तेजस मार्क 2 में लगेगा, मतलब जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन। इससे दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को कई तरीके के फायदे होंगे। पहला तो लॉजिस्टिक हमारा इजी रहेगा, कॉमन मेंटेनेंस हो पाएगी, ट्रेनिंग से फाइटर तक स्मूथ ट्रांजिशन भी हमें मिलेगा। लेकिन कावेरी इंजन को इस प्रोजेक्ट में मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा सवाल है एक्सपोर्ट को लेकर। अगर HLFT-42 अमेरिकी इंजन से चलता है तो उस पर अमेरिकी एक्सपोर्ट नियम लागू होंगे। ऐसे में भविष्य में दोस्तों कावेरी इंजन वाला एक एक्सपोर्ट वेरिएंट बनाना भारत के लिए सबसे बेहतर और स्ट्रैटेजिक ऑप्शन होगा। यानी कि HAL ने ऑपरेशनल जरूरतों को प्रायोरिटी देते हुए हाई परफॉर्मेंस इंजन को चुना है, जिससे HLFT-42 सिर्फ ट्रेनर नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर एक हल्का कॉम्बैक्ट जेट भी बन सकता है। लेकिन दोस्तों असली चैलेंज तो यही है कि क्या भारत फ्यूचर में यानी कि भविष्य में इसका स्वदेशी इंजन वाला वेरिएंट बनाकर आत्मनिर्भरता और एक्सपोर्ट दोनों को बैलेंस कर पाएगा। और यही फैसला तय करेगा कि HLFT-42 सिर्फ एक ट्रेनर रहेगा या फिर भारत की एरोस्पेस स्ट्रेटेजी का गेम चेंजर बनेगा। फिलहाल आपकी भी क्या राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताइएगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत और फ्रांस के बीच एक बड़ी मिसाइल डील पर बातचीत हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत और फ्रांस के बीच बड़ी संख्या में स्कैल्प क्रूज मिसाइलों की खरीद पर बातचीत चल रही है और ये वही लंबी दूरी की प्रिसीजन मिसाइल है जिसे कि भारतीय वायुसेना के डासो राफेल फाइटर जेट से दागा जाता है। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी स्कैल्प मिसाइल ने पाकिस्तान के मुरीद के और बहावलपुर में मौजूद आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला किया था। इन हमलों में मिसाइलों ने बेहद सटीकता से दोस्तों अपने टारगेट को नष्ट किया था, जिससे कि दुश्मन को बड़ा नुकसान हुआ है। और साथ ही साथ भारत ने इस दौरान अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को भी लॉन्च किया। कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना अब अपनी लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता को और मजबूत करने के लिए स्कैल्प मिसाइलों की बड़ी खरीद पर बात कर रही है। बात साफ हो जाती है कि मॉडर्न वॉरफेयर में प्रिसीजन यानी कि सटीकता और लंबी दूरी के हथियार असली ताकत होते हैं। ऐसे में स्कैल्प और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भारत को स्टैंड ऑफ स्ट्राइक की ताकत देती है, मतलब बिना बॉर्डर पार के दुश्मन को बड़ा जवाब दिया जा सके। और अगर ये डील फाइनल होती है तो इंडियन एयरफोर्स की मारक क्षमता और भी ज्यादा घातक और बैलेंस्ड हो जाएगी। दोस्तों हाल ही में इजराइल ने अपनी एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया ईरान के ऊपर। बताया जा रहा है कि भारत इन सिस्टम्स को अपनी एयरफोर्स में शामिल करने पर विचार कर रहा है और बीच में अपडेट भी आया था कि इजराइल भारत को अपने गोल्डन हॉराइजन की पेशकश कर रहा है, जिसकी रेंज 800 से 2000 किलोमीटर बताई गई है। यानी कि फाइटर जेट दुश्मन के बॉर्डर में घुसे बिना डीप स्ट्राइक कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा नाम भी है यहाँ पर ब्लू स्पैरो का, जिसे पहले मिसाइल डिफेंस टेस्ट के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसे स्ट्राइक रोल में भी इस्तेमाल किया गया है। इंडियन एयरफोर्स दोस्तों पहले से ही रॉक्स जैसे हाई स्पीड बंकर बस्टर मिसाइल को चला रही है। इसके अलावा रैम्पेज और एयर लोरर जैसे सिस्टम भी चर्चा पे हैं। लेकिन ALBM की खासियत है तेज स्पीड, हाई बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी और लास्ट फेज में सीधा और तेजी से गोता लगाना। मतलब ऐसी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद मुश्किल होता है। और अगर भारत दोस्तों इन कॉम्बैट टेस्टेड यानी कि जो युद्ध में आजमाई हुई ALBM से उन्हें अपनाता है तो ये सिर्फ एक नई मिसाइल की खरीद नहीं होगी भारत के लिए, बल्कि भारत के स्ट्राइक डॉक्ट्रिन में बड़ा बदलाव होगा। दोस्तों भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत ने 1000 सफल और सुरक्षित अरेस्टेड लैंडिंग पूरी कर ली है। अरेस्टेड लैंडिंग यानी कि जब तेज रफ्तार फाइटर जेट छोटे से रनवे पर उतरकर एक खास तार प्रणाली की मदद से तुरंत रुक जाता है। समुद्र में हिलते डुलते डेक पर लैंडिंग करना दुनिया की सबसे कठिन एविएशन स्किल्स में से एक माना जाता है। बता दें कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर स्टोबार सिस्टम पर भी काम करता है और इसमें MiG-29 के फाइटर जेट्स, MH-60R Seahawk हेलीकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ये एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करता है। 76% स्वदेशी कंटेंट के साथ ये भारत की स्वदेशी डिफेंस क्षमता का मजबूत प्रतीक है। और 1000 अरेस्टेड लैंडिंग सिर्फ दोस्तों एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि भारतीय नौसेना अब ब्लू वाटर ऑपरेशंस में पूरी तरह सक्षम और आत्मविश्वासी बन रही है। तो फिलहाल इतने देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।